दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की 3 सबसे पॉपुलर स्कीम्स की एमआईएस स्कीम, पोस्ट ऑफिस एफडी और एनएससी स्कीम्स को। अगर आपने पहले हमारी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि हम इन तीनों स्कीम्स के बारे में पहले बेसिक जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आज हम बहुत ही डीपली बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे दोस्तों इनके एलिजिबिलिटी की, इंटरेस्ट रेट की, प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स की, लोन फैसिलिटी की, मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट की, और अगर आप यहाँ पर 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो तीनों में कौन सबसे ज्यादा आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको मैच्योरिटी अमाउंट प्रोवाइड करा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम हर एक फैक्टर को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने से पहले जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर होगी और कौन सी स्कीम आपको कितना रिटर्न देने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। सबसे पहला एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम। इसमें आप एक बार लमसम पैसा जमा करते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको हर महीने मिलता रहता है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें रेगुलर मंथली इनकम चाहिए, जैसे रिटायर लोग, सीनियर सिटीजन या फिर वे लोग जो अपने साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम कैश फ्लो क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी है एफडी यानी कि पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम भी जिसे हम कहते हैं। ये बिल्कुल बैंक एफडी जैसी ही है, यहाँ पर बस पोस्ट ऑफिस का बैकिंग है। इसमें आप अलग अलग टेन्योर के लिए निवेश कर सकते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए पैसा आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं और इंटरेस्ट हर साल आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। एनएससी स्कीम यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये एक टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक होता है, इंटरेस्ट हर साल कंपाउंड होता है, लेकिन आपको वो पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी पर यानी कि 5 साल बाद ही मिलता है। तो ये तीनों स्कीम्स 5 साल के टेन्योर की हैं। एमआईएस स्कीम एफडी का 5 ईयर ऑप्शन है और एनएससी का, ठीक है, लेकिन तीनों का पर्पस और स्ट्रक्चर बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। अब चलिए एक एक फैक्टर को डिटेल में कवर करते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें यानी कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है, तो एमआईएस स्कीम की एलिजिबिलिटी है दोस्तों, अगर कोई इंडियन नागरिक है वो यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर सिंगल अकाउंट ओपन करा सकते हैं या फिर आप चाहें तो ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, मैक्सिमम 3 लोग शामिल होकर। अगर आपका बच्चा 10 साल का है या फिर उससे कम का है तो वो अपने गार्जियन की मदद से अपना अकाउंट ओपन करा सकता है और 18 साल होने पर उसे खुद अकाउंट को ऑपरेट करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंस इंडियंस इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं एफडी की यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर भी अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप अपना यहाँ पर सिंगल अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर भी ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं। माइनर का भी अकाउंट गार्जियन के साथ मिलकर खुलवाया जा सकता है। यहाँ भी एनआरआई को कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलती, यानी कि एनआरआई इस स्कीम में नहीं निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनएससी स्कीम की एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर सिर्फ भारतीय नागरिक ही निवेश कर सकते हैं। कोई अडल्ट अपने लिए या फिर अपने माइनर के लिए भी अकाउंट खोल सकता है। अगर आपका बच्चा 10 साल या फिर उससे ज्यादा का है तो वो खुद अपने नाम से अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। ज्वाइंट अकाउंट भी पॉसिबल है। इसमें 2 टाइप होते हैं। ज्वाइंट अकाउंट टाइप है जिसमें दोनों अकाउंट होल्डर मिलकर अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और ज्वाइंट अकाउंट टाइप भी जिसमें कोई एक होल्डर पैसा ले सकता है, ठीक है। यहाँ भी एनआरआई और एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अलाउ नहीं किया गया है। तो देखा जाए तो एलिजिबिलिटी के मामले में तीनों स्कीम एक जैसी ही हैं। रेसिडेंशियल इंडियन होने चाहिए, 18 प्लस होने चाहिए और माइनर गार्जियन के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकता है। इसमें कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। अब बात करते हैं इनके मेन फैक्टर की, वह दोस्तों इनका इंटरेस्ट रेट। दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होता है। अभी करंट रेट के हिसाब से रेट्स हर क्वार्टर में फाइनेंस मिनिस्ट्री रिवाइज करती है, तो आगे बदल भी जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले बात करें एमआईएस की, तो दोस्तों एमआईएस पे आपको करंट इंटरेस्ट रेट 7.4% पर एनम देखने को मिल जाता है, जो हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट होता है। 5 ईयर्स एफडी पर इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 7.5% पर एनम, जो कंपाउंड क्वार्टरली होता है लेकिन पेबल एनुअली होता है। अगर हम एनएससी की बात करें तो इंटरेस्ट रेट 7.7% पर एनम है, जो एनुअली कंपाउंड होता है और पूरा पैसा एक साथ आपको मैच्योरिटी पर मिलता है। तो साफ है कि रेट के हिसाब से देखें तो एनएससी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती है, उसके बाद एफडी और फिर उसके बाद एमआईएस स्कीम। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में। सबसे पहला एमआईएस में कहें तो एमआईएस में मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट है 1000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, और दोस्तों मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट है सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए तक। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो सब अकाउंट मिलाकर ये लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट पर भी मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपए है, उसके बाद 100 के मल्टीपल्स में आप जितना चाहें उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ सोर्सेस सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 9 लाख की बात करते
हैं तो अपनी नियर बाई ब्रांच में करंट लिमिट जरूर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि रूल समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। अब बात करें हम एनएससी की, तो एनएससी में भी मिनिमम आप 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल्स में आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें या फिर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, वो आपके ऊपर है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। तो दोस्तों देखा जाए तो आपके पास अगर ज्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो एफडी और एनएससी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, जबकि एमआईएस में एक कैप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों टैक्स बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले एमआईएस पर टैक्स बेनिफिट को अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट पर कोई सेक्शन 80C डिडक्शन नहीं मिलती। जो भी मंथली इंटरेस्ट आपको मिलता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर आपकी टोटल इनकम में जुड़ता है और आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। सोर्स पर कोई टीडीएस नहीं करता, लेकिन आपको आईटीआर में इसे डिक्लेयर करना पड़ता है। दूसरा दोस्तों एफडी की बात करें, 5 ईयर्स की एफडी पर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 5 ईयर्स टाइम डिपॉजिट पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख रुपए तक, सिर्फ उसी साल जिस साल आप डिपॉजिट करते हैं। हर साल आपको जो इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है आपके स्लैब रेट के हिसाब से। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर आमतौर पर टीडीएस नहीं करता, लेकिन इंटरेस्ट को डिक्लेयर करना अनिवार्य होता है। अब हम बात करते हैं एनएससी के टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की। दोस्तों यहाँ एक खास बात है, क्योंकि एनएससी का इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होकर री इन्वेस्ट हो जाता है एक्सेप्ट लास्ट ईयर, इसलिए पहले 4 साल का इंटरेस्ट भी डीम रिवाइज मानकर 80C के तहत क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते आपकी कुल लिमिट 80C यानी कि 1.5 लाख रुपए में जाकर बची हो। सिर्फ 5वें यानी लास्ट साल का जो इंटरेस्ट रेट है मैच्योरिटी पर मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, उस पर कोई एडिशनल 80C का बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं और आप 1.5 लाख रुपए एनएससी या फिर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सीधे 45,000 रुपए तक की टैक्स बच सकती है। ये सीधा सीधा एक एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है जो आपके एनुअल रिटर्न को बूस्ट करता है। भले ही ये आपके मैच्योरिटी अमाउंट में सीधे नहीं दिखता, एमआईएस में ये फायदा बिल्कुल नहीं मिलता है। तो टैक्स सेविंग्स की नजर से देखें तो एनएससी सबसे आगे है और एफडी दूसरे नंबर पर है, और एमआईएस में तो कोई टैक्स का बेनिफिट ही नहीं है। आइए दोस्तों तीनों का हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि अगर आप 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितनी मैच्योरिटी मिल सकती है और कौन सबसे आगे हो सकता है। हालांकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में आप सिंगल अकाउंट से 9 लाख रुपए कर सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट करते हैं तो उसमें 10 से 15 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, असली नंबर्स के साथ हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। मैं जो भी कैलकुलेशन ले रहा हूँ वो अप्रोक्स रेट्स के हिसाब से रहेंगे। एमआईएस का 7.4% क्योंकि पैसा हर महीने निकल जाता है, री इन्वेस्ट नहीं होता है। एफडी का 7.5% क्वार्टरली कंपाउंडेंट के साथ और एनएससी का 7.7% एनुअल कंपाउंडेंट के साथ। ठीक है, तो अगर आप मान के चलते हैं 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए तो एमआईएस में टोटल इंटरेस्ट लगभग 74,000 रुपए के आसपास आ जाता है और मैच्योरिटी वैल्यू देखा जाए तो लगभग 2,74,000 रुपए हो जाता है। लेकिन ये पैसा हर महीने आपको मिलता रहेगा, लमसम नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। दूसरी बात दोस्तों एफडी की बात करें तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लगभग 90,000 रुपए हो जाता है और मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 2,90,000 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। दोस्तों इसी तरह एनएससी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट है वो हो जाता है लगभग 89,800 रुपए के आसपास और मैच्योरिटी वैल्यू पहुंच जाती है लगभग 2,89,800 रुपए के आसपास। अगर हम 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन लेके देखें तो यहाँ पर एमआईएस टोटल इंटरेस्ट हो जाता है लगभग 1,48,000 रुपए के आसपास और मैच्योरिटी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 5,48,000। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको 1,48,000 रुपए है वो मंथली बेसिस में प्रोवाइड की जाती रहती है, आपको मैच्योरिटी पर नहीं मिलती है। ठीक है, अब एफडी की टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाता है दोस्तों 1,80,000 रुपए के आसपास। मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है लगभग 5,80,000 रुपए के आसपास। उसी तरीके से एनएससी की बात करें तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लगभग 1,79,600 रुपए के आसपास और मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 5,79,600 रुपए के आसपास। वहीं पर दोस्तों अगर हम 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन लेके चलें तो एमआईएस का टोटल इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली हो जाता है दोस्तों 1,85,000 रुपए के आसपास और मैच्योरिटी वैल्यू पहुंच सकती है 6,85,000 रुपए के आसपास। एफडी की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट है वो लगभग 2,25,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है और मैच्योरिटी वैल्यू पहुंच जाती है दोस्तों 7,25,000 रुपए के आसपास। एनएससी की बात करें तो एनएससी में टोटल इंटरेस्ट पहुंच जाता है लगभग 2,24,500 रुपए के आसपास और मैच्योरिटी वैल्यू दोस्तों लगभग 7,24,500 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। दोस्तों अब हम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेशन लेके चलेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, एमआईएस स्कीम की इंडिविजुअल अकाउंट लिमिट सिर्फ 9 लाख रुपए है, तो 10 लाख आप एक सिंगल अकाउंट में डाल नहीं सकते। ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए तक की लिमिट है, तो अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो ये भी पॉसिबल है, पूरी
पूरी तरीके से। तो यहाँ पर MIS 9 लाख रुपए की लिमिट पर इंडिविजुअल अकाउंट में मैक्सिमम पॉसिबल है। तो टोटल इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पर 9 लाख रुपए के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं 3,33,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है और लगभग मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 12,33,000 रुपए के आसपास। इसी प्रकार FD की बात करें तो यहाँ पर अगर आप टोटल इंटरेस्ट देखोगे तो वो पहुंच जाता है 4,50,000 रुपए के आसपास और मैच्योरिटी वैल्यू पहुंच जाती है दोस्तों 14,50,000 रुपए के आसपास। इसी तरीके से NSE की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको टोटल इंटरेस्ट पहुंच जाता है लगभग 4,49,000 रुपए के आसपास और मैच्योरिटी वैल्यू पहुंच जाती है 14,49,000 रुपए के आसपास। दोस्तों एक जरूरी बात आपने नोटिस किया होगा कि हेडलाइन में जो रेट दिखता है NSE में 7.7% और FD में 7.5%, यानी कि NSE FD से ज्यादा है लेकिन एक्चुअल मैच्योरिटी अमाउंट दोनों में लगभग बराबर ही आ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FD में इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है जबकि NSE में सिर्फ एनुअली होता है। तो सिर्फ हेडलाइन रेट देखकर इसकी मत चुनिए, असली कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है जैसा अभी हमने आपको करके दिखाया। और एक बात याद दिला दूं, ये फिगर्स अप्रोक्सीमेटली फिगर्स हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट के लिए अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करके चेक जरूर करवाइएगा। तो अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स और लोन फैसिलिटी के बारे में। सबसे पहले MIS को देखें। अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स को, तो पहले 1 साल में आप विड्रॉल बिल्कुल भी यहाँ नहीं कर सकते। अगर आप 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में बंद करते हैं तो वहां पर आपको 2% पेनाल्टी प्रिंसिपल पर लग सकती है। 3 से 5 साल के बीच बंद करने पर 1% की पेनाल्टी लगती है। FD की बात करें तो पहले 6 महीने यहाँ पर आप विड्रॉल नहीं कर सकते। 6 महीने से 1 साल के बीच बंद करने पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है जो 4% चल रही है सिर्फ वही मिलेगी। और दोस्तों 1 साल के बाद बंद करने पर एप्लीकेबल रेट में 2% घटाकर इंटरेस्ट मिलेगा। 5 साल की FD को 4 साल पूरे होने से पहले बंद नहीं किया जा सकता नई गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर हम NSE की बात करें तो दोस्तों नॉर्मल सरकमटेंस में प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ नहीं है। सिर्फ दोस्तों इन्हीं केसेस में पॉसिबल है जैसे कि होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो प्लेडरी द्वारा, यानी कि अपने किसी दूसरे को बेच दिया, गिरवी रख दिया, या फिर दोस्तों कोर्ट के आदेश के दिए हुए अनुसार। 1 साल से पहले विड्रॉल करे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। 1 साल के बाद विड्रॉल करे तो सिर्फ आपको सेविंग्स अकाउंट का रेट ही मिलता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर जो MIS स्कीम है वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसके बाद FD फ्लेक्सिबल है और उसके बाद दोस्तों NSE सबसे कम फ्लेक्सिबल है जिसको नहीं की तरह मान सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर की जो बहुत कम लोग जानते हैं, लोन फैसिलिटी, यानी कि दोस्तों क्या आप इन स्कीम्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं MIS स्कीम में आधिकारिक तौर पर डायरेक्टली लोन अगेंस्ट MIS की कोई फैसिलिटी मेंशन नहीं की गई है। ये स्कीम सिर्फ मंथली इनकम के लिए डिजाइन की गई है, लोन कोलेक्ट्रल के लिए नहीं है। अब बात करते हैं FD की, यानी टाइम डिपॉजिट में। यहाँ भी डायरेक्टली बैंक जैसे लोन फैसिलिटी नहीं है। हालांकि कुछ केसेस में अपनी FD को हाउसिंग फाइनेंस कंपेन्स बैंक या फिर गवर्नमेंट बॉडीज के पास कोलेक्ट्रल के तौर पर प्लज या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड गारंटीड फैसिलिटी नहीं है। आपको अपनी ब्रांच में जाकर इसके बारे में पता करना होगा। NSE की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले क्लियर और स्ट्रॉन्ग लोन फैसिलिटी है। आप अपने NSE यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को बैंक्स या फिर NBFC या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास कोलेक्ट्रल के तौर पर फ्लक्स करके लोन ले सकते हैं। क्योंकि NSE गवर्नमेंट बैक्ड है, ज्यादातर बड़े कमर्शियल बैंक्स को इसे आसानी से कोलेक्ट्रल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको कभी बीच में पैसे की जरूरत पड़े तो NSE को तोड़ने की बजाय आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा फायदा है NSE स्कीम का, जो इसकी प्रीमेच्योर विड्रॉल की शक्ति को थोड़ा सा बैलेंस कर देती है। तो लोन फैसिलिटी के मामले में यहाँ पर NSE सबसे आगे है। चलिए दोस्तों अब हम एक छोटा सा बोनस पॉइंट भी कवर कर लेते हैं क्योंकि ये आपके फैसले को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर MIS स्कीम पर कोई सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं मिलता और पूरा इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है आपके इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से। 5 इयर्स FD पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख रुपए तक, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। NSE पर भी सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलती है और साथ ही एक खास बात यह है कि पहले 4 साल जो इंटरेस्ट डीमिड री इन्वेस्ट माना जाता है वो भी 80C के तहत क्लेम किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों NSE में डबल टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप टैक्स सेविंग्स भी चाहते हैं तो FD और NSE दोनों बहुत अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके मामले में NSE थोड़ा सा आगे है। अगर आपको हर महीने रेगुलर इनकम चाहिए और लिक्विडिटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो MIS आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको बैलेंस ऑप्शन चाहिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, डिसेंट रिटर्न और टैक्स बेनिफिट, तो FD एक अच्छा मिडिल ग्राउंड ऑप्शन साबित हो सकता है। और अगर आपको पक्का पता है कि अगले 5 साल तक पैसे की जरूरत मुझे नहीं पड़ने वाली और सबसे ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, साथ में दोस्तों इसके साथ लोन फैसिलिटी भी चाहते हैं, तो NSE सबसे बेहतर विकल्प हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिटेल कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताइए कि आप इन तीनों में से किस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।